लाउंज में इस वक्त सिगरेट फूंकता शख्स हरगिज भी पहली रात का दूल्हा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर वो चमक जाहिर नहीं थी जो होनी चाहिए थी। कमरे में बैठी हुई उसकी मासूम सी दुल्हन काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए अपने जहन में मंडराते उस अक्स को देख रहा था जिसे इस रोज भी उसने उसी रूप में देखना चाहा था, जिसे वो सारी जिंदगी उसी रूप में देख सकता था। लेकिन आज एक अनजाना रिश्ता उसके वजूद पर थोप दिया गया था और कोई और उसके कमरे में उसकी हकदार बनकर बैठी थी। यह एहसास उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। रात आहिस्ता आहिस्ता सरकती जा रही थी कि तभी सीढ़ियां उतरते हुए विनीता जी उसके करीब आकर बैठ गईं। जो हो चुका है उसे भूल जाओ, उसी में भलाई है। कमरे में जाओ, हर्षिता तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपने बेटे की खैरियत लेने से पहले उन्होंने कमरे में जाकर हर्षिता को देखा, जिसकी मासूमियत और डरी हुई आंखें देखकर उनका लहजा और भी सख्त हो गया था और यही बात आर्यन को और बेचैन कर रही थी। मुझे कोई शौक नहीं है उस लड़की को देखने का, ना उसे सराहने का और ना ही उसे इस रिश्ते में स्वीकार करने का। मैं बस ये रात यहीं गुजारना चाहता हूँ। वही जिद्दी और घमंडी लहजा जिस पर वो बरसों से कायम था। इसका मतलब है तुमने अब तक अपनी माँ को माफ नहीं किया? विनीता जी की आंखों में आए आंसू हकीकत थे या दिखावा, ये समझना मुश्किल था, लेकिन अब वो किसी औरत की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, खासकर उसकी जो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, सारे वाक्यों को दिल से मिटा चुका हूँ, लेकिन सुहाना को नहीं। जाओ, कमरे में जाओ, तुम्हारे लिए हर्षिता इंतजार कर रही है और उसे करीब से देखने पर तुम्हें अंदाजा होगा कि वो सुहाना से कई ज़्यादा खूबसूरत है। उसने बस जख्मी नज़रों से माँ को देखा और वहाँ से चला गया। मर्दों के दुख समझना शायद किसी औरत के बस की बात नहीं, और अगर वो औरत माँ होकर भी ये दर्द ना समझ पाए तो किसी और से उम्मीद रखना ही फिर बेकार है। उसकी माँ के लहजे में हर्षिता के लिए जितना अपनापन और मोहब्बत झलक रही थी, उसकी सच्चाई क्या थी ये तो उस बिस्तर पर बैठी मासूम लड़की ही जानती थी, जो नज़रें झुकाए अब तक सदमे में थी। जब विनीता जी कमरे में दाखिल होकर उसके पास बैठी और तंज भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोली कि कभी भी मेरे बेटे पर हुकूमत करने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें एक पल में उसकी ज़िंदगी से बाहर कर दूंगी। उंगलियां चटकाकर उसके चेहरे के सामने आवाज़ की तो उसकी रंगत पीली पड़ गई और उसने फौरन ना में सिर हिला दिया। नहीं आंटी, मैं ऐसा क्यों करूँगी? उसके लहजे और चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो कितनी सीधी है। तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। अब जाकर मैं उसे इजाज़त देती हूँ कि वो कमरे में आए और तुमसे अपना हक ले। वैसे भी जिस मकसद के लिए तुम यहाँ पर लाई गई हो वो तो पूरा करना होना ही चाहिए। कम से कम एक रात के लिए मेरे बेटे का दिल तो बहल जाए। ये कहते हुए विनीता जी उठी और उनके शब्दों ने उसे हैरानी में डाल दिया। एक रात, उसका दिमाग न जाने कितनी देर तक इन्हीं बातों में उलझा रहा और फिर विनीता जी कमरे से बाहर चली गई। उस घुटन में डूबी औरत के सामने कोई भी सवाल दोहराकर वो अपनी तकलीफ की वजह नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन विनीता जी का ये रूप उसके लिए बिल्कुल नया था। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और उदास चेहरे वाला आर्यन अंदर आया। हर्षिता ने पलकें उठाकर उसके चेहरे को देखा और उसके दिमाग में अब तक विनीता जी की बातें घूम रही थीं, जो ऊपर से बहुत ही प्यार जताने वाली औरत लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरों की जिंदगी में कौन सा जहर घोल देती है, इसका अंदाजा तो सामने बैठे इंसान को भी नहीं होता। मजबूत कदमों से वो उसकी ओर बढ़ रहा था और हर्षिता के मन से विनीता जी की बातें धुएं की तरह उड़ती जा रही थीं। सामने आता हुआ आर्यन अब उस पर असर डालने लगा था। वही हैंडसम सा लड़का जो उसके भाग्य में लिख दिया गया था, और अब उसे हर हाल में उस भाग्य को स्वीकार करके आजमाना था। वो उसके पास आकर बैठ गया। बेइंतहा बेचैनी के बीच उसने हर्षिता की चमकती आंखों में देखा, वही चमक जो उस रात उसने सुहाना की आंखों में देखी थी। सजी हुई आंखें उसे मदहोश कर रही थीं। एक पल के लिए उसके सामने बैठी हर्षिता सुहाना में बदल गई। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को कुछ कहने से रोका। वो नहीं चाहता था
कि ये चमक बुझ जाए और सुहाना का अक्स उसकी आंखों से मिट जाए। खुशकिस्मत समझ रही होगी तुम खुद को। तुम्हें तो मेरी माँ का लगाव भी मिला है। आखिर तुम उनकी पसंदीदा बहू हो। अपने बेटे की मर्जी को ना मानकर उन्होंने उसकी जिंदगी के साथ जो जुल्म किया है, अब तुम उसमें आगे बढ़ रही हो। ये कहते हुए उसने हाथ बढ़ाकर हर्षिता का हाथ थाम लिया। हर्षिता काफी देर तक उसके उलझे हुए लहजे को सुनती रही। उसे पहले से पता था कि उसकी जिंदगी में कोई और रही है। इस सच से वो काफी हद तक वाकिफ थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि जिस तरह उसे इस बारे में बताया गया था, बात वैसी थी ही नहीं। क्या आप खुश नहीं हैं आर्यन? क्या मैं आपके लिए आपकी आदर्श पत्नी नहीं हूँ? क्या आप किस्मत को एक और मौका नहीं दे सकते? उसके होठ धीरे से हिले। विनीता जी की बातें वो उस पल भूल चुकी थी। उस वक्त वो सामने बैठे शख्स को गलत साबित करते हुए ये नहीं बताना चाहती थी कि विनीता जी की पसंदीदा वो खुद भी कभी नहीं रही। उसके लिए अगर कुछ सबसे ज़्यादा पसंदीदा था तो उनकी जिद और उनका घमंड। वो दुख से भरी निगाहों से उसकी आंखों को देख रहा था। उसकी आंखों से उतरकर जब उसकी नज़रों ने उसके हाथों को छुआ तो हल्के से कांपते हुए हाथ उसे बेहद आकर्षक लगे। मुझे तुमसे बहुत प्यार है आर्यन। मैं सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे नाम से पहचानी जाना चाहती हूँ। सुहाना की सरगोशी उसके कानों में गूंज उठी। उसका पूरा शरीर सिहर उठा। उसकी रूह तक भीग गई और उसके होठों पर एक अनजानी मुस्कान तैर गई। हर्षिता ने उसके मुस्कुराते होंठ देखे थे, लेकिन उसके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था वो तो समझ ही नहीं पाई। उस पल का नशा ही कुछ ऐसा था कि उसके हिलते होंठ उसे प्यार का इजहार लग रहे थे। मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी, बस मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका भरोसा चाहिए। उसने हिम्मत जुटाकर मासूम नज़रों से उसे देखते हुए उसका हाथ थाम लिया। आपके कंधे से लकड़ टूट जाना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। आर्यन ने उसका हाथ हल्के से परे कर दिया और कहा, सो जाओ। मुझे लगता है अब तुम्हें आराम करना चाहिए। वो खुद को उससे अलग करते हुए सिगरेट उठाकर बालकनी में चला गया। उसकी थकान को समझते हुए हर्षिता भी आंखें बंद करके सोने के लिए लेट गई। एक खूबसूरत सा सपना उसकी पलकों पर उतर आया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई और वो नींद की गहराई में चली गई। उसे लगा अगली सुबह बहुत खूबसूरत होगी, एक सुनहरे सपने की तरह। लेकिन अचानक जोर से दरवाज़ा खुला। इससे पहले कि वो पूरी तरह जाग पाती, विनीता जी तूफान की तरह कमरे में दाखिल हो गईं। हड़बड़ाकर उसने आंखें खोलीं और चारों तरफ देखा। वो कमरे में नहीं था। हैरानी और घबराहट में वो बिस्तर से उतरी ही थी कि तब तक विनीता जी उसके और करीब आ चुकी थी। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हें नीचे आकर किचन संभालना है? कब तक यहाँ पर पड़ी रहोगी? नई दुल्हन हो तो क्या हुआ, काम से छुट्टी नहीं मिलती? वह हक्की बक्की सी लाल आंखों से उन्हें देखती रही। कुछ देर बाद संभल कर उसने दुपट्टा उठाया और सिर पर रख लिया। आर्यन नीचे चला गया है। उसने अनजाने डर के साथ आर्यन के बारे में पूछ लिया, जो रात से उसके दिल पर छाया हुआ था। विनीता जी ने सख्ती से कहा, आर्यन की चिंता छोड़ो, अब तुम्हें इस घर को और हमें देखना है। उसे जहाँ जाना था वो जा चुका है, इसीलिए बेहतर है जल्दी नीचे आओ। अगर मुझे दोबारा आना पड़ा तो मैं तुम्हें घसीटते हुए किचन तक ले जाऊंगी। विनीता जी का ये सख्त और अपमानजनक रवैया उसके लिए सहन करना मुश्किल था। वो होंठ भींचे बेबस सी उन्हें देखती रही। आखिर कोई औरत दूसरी औरत के साथ इतनी बेरहमी कैसे कर सकती है? कपड़े बदलकर वो नीचे आ गई। उस वक्त उसे बस आर्यन की ही फिक्र थी। क्या वो बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया था या कहीं और? आखिर इस वक्त आर्यन को उसके पास होना चाहिए था, या कम से कम उसे जगाकर बता तो देता। किचन में मौजूद रूपा ने सारे काम उसे सलीके से समझाने शुरू कर दिए। ये सब उसके लिए नया नहीं था। अमरजीत चाचा के घर में भी वो यही सब संभालती आई थी, और यहाँ भी पहली ही रात उसे समझ आ गया था कि उसके लिए फूलों की सेज नहीं सजाई जाएगी। रूपा के साथ मिलकर उसने सारे काम निपटाए और फिर नाश्ता टेबल पर लगा दिया। विनीता जी, ईशा और काव्या पहले से ही नाश्ते की टेबल पर बैठी थीं। दोनों लड़कियां अपने अपने मोबाइल में लगी हुई थीं और जो कुर्सी खाली थी वो आर्यन की थी। उसकी नज़रें बार बार उसी जगह टिक जाती थीं। नाश्ता रखने के बाद वो खुद भी टेबल पर बैठने ही वाली थी कि विनीता जी की तेज आवाज़ सुनकर वो फौरन खड़ी हो गई। किचन में जाओ, बाद में रूपा के साथ नाश्ता कर लेना। शर्म और बेइज्जती से उसका चेहरा लाल हो गया।
उसे अंदाजा नहीं था कि पहली ही सुबह उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। वो कुछ कहे बिना विनीता जी का चेहरा देखती रह गई। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ, या अभी तक तुम्हारे दिमाग से रात का नशा नहीं उतरा? तंज भरे लहजे में कहते हुए उन्होंने अपनी बेटियों की भी परवाह नहीं की और दुपट्टा संभालते हुए पलट गईं। मम्मा, भाभी को हमारे साथ बैठकर नाश्ता करने दीजिए, ईशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा। लेकिन अगले ही पल विनीता जी की सख्त नज़रों ने उसे चुप करा दिया। यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही हो? काव्या के चेहरे पर उस वक्त घमंड के साथ साथ बदतमीजी भी साफ नजर आ रही थी, जैसे इस घर को अब चर्चा के लिए नया मुद्दा मिल गया हो। न जाने कितने आंसू उसकी आंखों से बह निकले। इतनी बेइज्जती, और वो शख्स जो रात भर उसकी रूह से भी ज़्यादा करीब रहा था, वो उसे यूं अकेला और बेसहारा छोड़कर कैसे जा सकता था? किचन के एक कोने में खड़ी वो देर तक रोती रही। कुछ देर बाद रूपा उसके पास आ गई। छोटी बहू जी, अगर आप कहें तो आपके लिए चाय बना दूं? उसकी आंखों में हमदर्दी थी। हर्षिता ने सिर उठाकर उसे देखा और भर्राए हुए स्वर में पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आर्यन साहब कहाँ गए हैं? अगर उनकी कोई खबर मिल जाए तो शायद मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए। उसके पास तो मोबाइल भी नहीं था और ना ही रात में वो उसके बारे में कुछ पूछ पाई थी। मैं ये तो नहीं जानती कि वो कहाँ हैं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि वो शहर से बाहर चले गए हैं। शहर से बाहर? ये उसके लिए हैरानी का दूसरा बड़ा झटका था। शादी की अगली ही सुबह उसका पति बिना बताए शहर से बाहर चला गया था। उसका लहजा थोड़ा ऊंचा हो गया और रूपा फौरन उससे दूर हो गई। उसकी नजरों से उसे अंदाजा हो चुका था कि अगर आवाज बाहर तक गई तो रूपा की खैर नहीं है। कुछ ही देर बाद किचन में विनीता जी आ गईं। रूपा, इसके बाकी सारे काम भी समझा देना इसको, और इस महीने की तनख्वाह लेकर तुम दोबारा आने की जरूरत मत समझना। रूपा बर्तन धोते हुए बस सिर हिलाती रही। चाची ने ठीक कहा था। वो उसे ऐसे ही एक कठिन और बोझिल जिंदगी में धकेल चुकी थी, जहां हर पल उसके लिए एक नया झटका बन रहा था। वो बड़ी हिम्मत करके विनीता जी के पीछे बाहर आ गई। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आर्यन शहर से बाहर क्यों गए हैं? उसे बस आर्यन के बारे में जानना था। विनीता जी अपने कदम रोककर उसकी तरफ पलटी। तुमने गलत सुना है। शहर से बाहर तो वो कुछ समय के लिए गया है। आज शाम वो देश से भी बाहर चला जाएगा। वो वहीं खड़ी हैरान और परेशान रह गई। मेरे बेटे की शर्त थी कि वो तुमसे शादी तभी करेगा जब मैं उसे बाहर जाने की इजाजत दे दूंगी, और अब मैंने उसे इजाजत दे दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो बाहर जाकर फिर से अपनी मर्जी चलाए या किसी ऐसी लड़की को लेकर आ जाए जो हमारे सिर पर नाचती रहे। अब मैं सुकून में हूँ, और तुम्हें भी चाहिए कि अगर इस घर में रहना है तो सुकून से रहो। आर्यन कब आएगा, वो क्यों गया है, इन बातों की चिंता छोड़ दो। सुबह उठकर कौन सा काम करना है, दोपहर में क्या बनाना है, रात को सोने से पहले कौन कौन से काम पूरे करने हैं, बस इन्हीं बातों पर ध्यान दो। उसका चेहरा जैसे कि धुएं से भर गया था। अपने कमरे में आकर वो बिस्तर पर बैठते ही फूट फूट कर रो पड़ी। उसी के साथ ऐसा क्यों? माँ बाप के गुजर जाने के बाद जहाँ उसे अमरजीत चाचा का प्यार मिला, वहीं चाची की नफरत भी झेलनी पड़ी। शादी के बाद उसने सोचा था कि शायद वक्त बदल जाएगा, लेकिन यहाँ तो उसे बस एक ही रात के लिए वो इंसान मिला। दोपहर में अमरजीत चाचा उससे मिलने आए थे। वो कुछ देर उनके पास बैठी रही, लेकिन उसका मन कहीं और ही भटका हुआ था। उन्होंने उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए पूछा, क्या तुम परेशान हो? नहीं चाचा, वो तुरंत इनकार कर गई। क्या आपको इस बारे में पहले से पता था कि आर्यन को अचानक चले जाना है? वो हैरान और उलझन में वहीं बैठी रह गई। वो जानती थी कि चाची का दबाव चाचा पर किस हद तक चलता है। चाची अच्छे घराने से थी और उन्होंने हमेशा चाचा को दबा कर रखा था। जी, उन्होंने मुझे रात में सब बता दिया था। इससे बड़ा इस रिश्ते का धोखा और क्या हो सकता था? उसने मान लिया था कि अब उसे इस घर के अलावा कहीं नहीं जाना है। उसने सोचा था कि जिंदगी की एक खूबसूरत शुरुआत होगी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि मुश्किलों का एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है। घर घूम जाओ, तुम्हारी कमी घर में महसूस होती है। अमरजीत चाचा खड़े हुए तो उन्होंने नरमी से उसके सिर पर हाथ रखा और वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। कितना मन हुआ कि वो उनका हाथ थामकर उन्हें अपने पास बैठा ले और कह दे कि वो इस घुटन भरे माहौल में नहीं जीना चाहती।
ना ही वो वापस जाना चाहती है। वो किसी ऐसी दुनिया को चुनना चाहती थी जहां चाची का वजूद ना हो और जहां विनीता जी जैसी औरतें ना हो, जहां रिश्तों में नफरत लिपटी ना हो। कुछ दिनों के बाद रूपा की छुट्टी कर दी गई और सारे काम का बोझ उसके कंधों पर डाल दिया गया। वो पूरा दिन बैल की तरह काम में जुटी रहती और उस हफ्ते उसने जिस तकलीफ में दिन काटे वो सिर्फ वही जानती थी। एक शाम उसने बस चाचा के घर जाने की इजाजत मांगी और अगले ही पल साफ इनकार उसके मुंह पर दे मारा गया। तुम्हारी चाची ने विदाई के वक्त साफ कह दिया था कि अब तुम्हारा जीना मरना इसी घर में है और जब तक आर्यन वापस नहीं आता तुम यहीं रहोगी। अब तेल लगाओ और मेरे पैरों की मालिश कर दो। वो चुपचाप सिर झुकाकर बाहर निकल आई। यहाँ उसकी यही हैसियत थी। शाम तक वो काम में लगी रही। कभी कभार ईशा ही उसका हाल समझ लेती थी, लेकिन काव्या का रवैया तो विनीता जी से भी ज्यादा खराब था। उस दिन उसने ठान लिया था कि वो कम से कम उस शख्स से जवाब जरूर मांगेगी कि आखिर उसकी जिंदगी के साथ ऐसा क्यों किया गया। किसी तरह उसे पता था कि वो रात में विनीता जी से बात करता है और विनीता जी ने बातों ही बातों में कह दिया था कि वो अमेरिका जा चुका है। मायूसी के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। काव्या अपने कमरे में सो रही थी। किचन का काम निपटाने के बाद वो दबे पांव काव्या के कमरे के पास पहुंच गई। उसे बस उसका मोबाइल लेना था और सिर्फ आर्यन से बात करनी थी। एक आखिरी बार, बस सिर्फ और सिर्फ कुछ पल की बात करनी थी। उसके बाद जो होता देख लिया जाता। इस वक्त उसे सिर्फ मोबाइल चाहिए था। ईशा अपने दोस्त के घर गई हुई थी और विनीता जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। मौका देखकर उसने धीरे से दरवाजा खोला और काव्या का मोबाइल उठा लिया। दिल बुरी तरह से कांप रहा था। चेहरे की सफेदी में घबराहट उतर आई। कांपते हाथों से मोबाइल पकड़कर वो दबे पांव कमरे से बाहर निकलने लगी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शायद बदकिस्मती ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलकर बाहर जाती, सामने से आती विनीता जी की सख्त नजर उस पर पड़ गई। उसने फौरन मोबाइल दुपट्टे के नीचे छुपा लिया, लेकिन यह हरकत विनीता जी की नजरों से छुप नहीं सकी। मेरी बेटी के कमरे से चोरी करके क्या ले जा रही हो? उनकी तेज आवाज सुनकर वो सिहर गई और आंखें आंखें उठाकर उन्हें देखने लगी। शायद काव्या की नींद भी टूट गई थी। नहीं आंटी, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। पूरा शरीर थरथरा रहा था और विनीता जी 2 कदम आगे बढ़ गईं। लाल आंखों से उसकी डरी हुई आंखों में घूरते हुए उन्होंने चेतावनी दी, जो भी है अभी निकाल कर मेरे हाथों में रखो, इससे पहले कि मैं तुम्हें सबक सिखा दूं। अब वो क्या कर सकती थी? चुपचाप उसने मोबाइल विनीता जी की हथेली पर रख दिया। ये देखकर वो और भड़क गईं। पहले ही नफरत थी और अब उसमें और इजाफा हो गया था। इतनी हिम्मत! मेरी बेटी का मोबाइल उठाकर ले जा रही थी, चोर कहीं की! वो चीखती हुई आगे बढ़ी और उसने घबराकर बार बार सिर हिलाया। मैं सिर्फ आर्यन से बात करना चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और तभी पहली बार विनीता जी ने उसके बाजुओं को पकड़ा और वो दर्द से चीख उठी। वो लगातार चिल्लाती रही। विनीता जी ने कुछ नहीं सोचा, बस बेरहमी से एक के बाद एक थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिए। काव्या ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा और झपट कर अपना मोबाइल छीन लिया। मम्मी, इसे बाहर ले जाओ। इसकी मनहूस आवाज मेरे कानों में जहर घोल रही है। कौन है वो जिससे बात करना चाहती थी? हमारे घर में रहती है, हमारा खाती है, मेरे भाई की शादी में है और किसी और के साथ रंगीन सपने देख रही है। तुम्हारे सारे सपने मैं ऐसे तोड़ूंगी जैसे तुम खुद टूटी पड़ी हो। ये पहली बार था जब उस औरत ने उस पर हाथ उठाया था और इसके बाद तो जैसे कि ये रोज का सिलसिला ही बन गया। उसकी हैसियत जैसे शून्य होकर रह गई। अगले दिन वो पूरा दिन तेज बुखार में तपती रही। उसे अपने कमरे में जाने तक की इजाजत नहीं थी। हाँ, रात को वो दबे पांव उस कमरे में आ जाती और जी भर कर उसकी तस्वीरों से बातें किया करती। वो बस जवाब चाहती थी उस शख्स से जो उसे छोड़कर मीलों दूर बैठा था, अपनी मोहब्बत का मातम मना रही थी। वो मोहब्बत जो एक बार विनीता जी के हाथ लगते ही उससे छीन ली गई थी। वही मोहब्बत जिसकी सजा अब उस मासूम को मिल रही थी, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सफर इतना थका देने वाला होगा।
उसे लगा था कि इतना सब झेलने के बाद अब सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उस दिन उसने वो प्रेगनेंसी टेस्ट अपने हाथ में लिया था। न जाने कितनी देर तक वो रोती रही। सुकून सिर्फ इसी बात का था कि उसे यकीन था ये खबर सुनकर आर्यन कभी भी शांत नहीं रह पाएगा। वो डरता हुआ भागता हुआ चला आएगा। वो शख्स ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि अपनी औलाद को बेसहारा छोड़ दे, और शायद विनीता जी का बर्ताव भी उसके साथ बदल जाए। आखिर उनके खानदान में वंश बढ़ने वाला था, उनके इकलौते बेटे की पहली संतान। शांत चेहरे पर मुस्कान लिए वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। विनीता जी ने जहरीली नजरों से उसके मुस्कुराते चेहरे को देखा। कौन सी ऐसी खुशी मिल गई है तुम्हें जो इस तरह मुस्कुराती हुई चली आ रही हो? उनका ताना थमने का नाम नहीं ले रहा था। माँ, भाभी को बात तो कह लेने दीजिए। आप ही तो हर वक्त कहती रहती हैं, अपनी जुबान बंद रखा करो। ईशा, तुम्हारा हर वक्त बोलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमेशा की तरह उन्होंने ईशा को डांट कर चुप करा दिया। वो उनके पास आकर खड़ी हो गई। आंटी, मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ। उसका मासूम और खूबसूरत चेहरा चमक रहा था। बेटा, तुमसे तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं रहती कि कभी तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी बात निकले जो हमारे लिए खुशी की वजह बने। फिर भी बताओ, क्या कहना चाहती हो? वही घमंड, वही नफरत भरा लहजा। फिर भी वो उनके पास बैठ गई। आंटी, मैं पेट से हूँ और आर्यन पापा बनने वाले हैं और आप दादी। उसके लिए ये शायद सबसे बड़ी खुशी थी, लेकिन सामने बैठी औरत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। काफी देर तक वो उसे फटी फटी आंखों से देखती रही। ईशा खुशी से उछल पड़ी। इसका मतलब मैं बुआ बनने वाली हूँ? उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखें भर आई थीं। तुम्हें पता है, तुम्हें 100% यकीन है कि ये बच्चा आर्यन का ही है? वो एक पल को ठिठक गई। पहली बार उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठाई जा रही थी, लेकिन अब सवाल उसकी संतान का था। इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। आंटी, ये मेरा और आर्यन का ही बच्चा है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसका लहजा सख्त हो गया। यानी इस बच्चे को ढाल बनाकर अब तुम मुझसे अकड़ में बात करोगी? उनके सवालिया अंदाज पर उसने तुरंत ना में सिर हिला दिया। माँ, छोड़िए ना ये सब। देखिए कितनी खुशी की बात है, सबका मुंह मीठा करवा देते हैं। नहीं, ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। तुम जाओ अपने कमरे में। कोई ऐसी नई खबर नहीं है कि तुम इतना उछल रही हो। और देखो, अगर ये बच्चा आर्यन का भी है ना, तो इतना इतराने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अपने काम से काम रखो। जब मुझे बताना होगा, मैं खुद अपने बेटे को बता दूंगी। वो बुझी हुई सूरत लिए वहीं खड़ी रह गई। विनीता जी जा चुकी थी। बोझिल कदमों से खुद को घसीटते हुए वो भी किचन में चली आई। तबीयत तो पहले ही उदास थी, ऊपर से उस औरत का बर्ताव दिल तोड़ देने वाला था। वो मायूसी की आखिरी हद पार थी। दीवार से टेक लगाकर वो फर्श पर बैठ गई। उसने अपने घुटनों पर सिर टिका लिया। 2 आंसू उसकी आंखों से गिर पड़े। इस बार उसने कितनी बेबस और मजबूर थी कि सिर्फ वही जानती थी। शायद अब उसकी सारी परीक्षाओं के खत्म होने का वक्त आ चुका था। खिड़की के बाहर का नजारा देखते हुए वो धीरे धीरे चाय की चुस्कियां ले रहा था। सब कुछ अपनी जिद पर छोड़कर वो यहाँ तो आ चुका था, लेकिन उस लड़की के साथ बिताई एक रात अभी भी उसके दिमाग में अटकी हुई थी। वो बस उसे परखना चाहता था। उसे पूरा यकीन था कि वो उसकी माँ की पसंद थी और उसकी माँ ने उसे सिर आंखों पर बैठाकर रखा होगा। भला उस लड़की का उसकी मोहब्बत सुहाना से क्या मुकाबला? सुहाना, जिससे उसकी माँ शुरू से नफरत करती आई थी। उसे वो दिन आज भी साफ याद था, जिस दिन वो अपनी माँ के सामने घुटनों के बल बैठ गया था। अम्मा, मैं सुहाना के बिना नहीं रह सकता। और उसकी माँ ने उसे झिड़कते हुए दूर धकेल दिया था। मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी लड़की मेरे घर की बहू बने जिसका पहले से ही मेरे बेटे के साथ चक्कर चल रहा हो। अम्मा, वो बिल्कुल साफ दिल की लड़की है, शीशे की तरह। जैसे गुलाब पर जमी ओस की बूंद, वैसा ही उसका किरदार है। वो उसे बेहद चाहता था। सुहाना से उसका प्यार हदों से परे था। ये बात उसकी माँ भी समझ चुकी थी, लेकिन उनकी सारी चालें भी उसके कदम नहीं रोक सकी। वो किसी भी हालत में सुहाना को अपनी बहू मानने को तैयार नहीं थी, और उसी दिन शहर के उस फ्लैट में उसने सुहाना से शादी कर ली। वो रिश्ता जो उन दोनों के बीच एक बंधन की नींव था, दोनों घरों को इसकी खबर नहीं थी। उस दिन जब वो पहली बार दुल्हन बनकर उसके सामने आई, तो वो उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा पाया।
तुम जानती हो, तुम मेरी मोहब्बत हो, वो मोहब्बत जो आखिरी सांस तक कायम रहेगी। सुहाना ने हल्की झिझक भरी नजरों से मुस्कुराकर उसे देखा था। मैं नहीं जानती ये मोहब्बत हमेशा रहेगी या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा रहो। वो उसे अपने पास करते हुए उसके गले से लग गया। उस पल सुहाना भी पूरी तरह उसी में खो गई थी। वो दिन मोहब्बत के सबसे हसीन दिन थे, लेकिन बस एक हफ्ता ही बीता था कि उसने माँ को बताए बिना शादी कर ली, और अगले ही दिन विनीता जी सुहाना के माता पिता के घर पहुंच चुकी थी। उन्होंने ऐसी कड़वी कड़वी बातें कही कि सुहाना के पिता सीने पर हाथ रखकर वहीं बैठ गए, और वो मासूम लड़की कभी जान भी नहीं पाई कि उसकी मोहब्बत उसे कितनी बड़ी सजा देने वाली है। वो अपने कमरे से भागते हुए सीधा विजय साहब के सामने जाकर बैठ गई। पापा, पापा, मैं सब कुछ बता दूंगी, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। उसके पिता का शरीर का दर्द कम था, मन का दर्द ज्यादा था। उनका भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। विनीता जी चिल्लाई, अपनी बेटी पर लगाम लगाइए, मेरे बेटे को फंसा रही है अपने मजे के लिए, तो कोई और रास्ता निकालिए। ये शब्द सुनकर जैसे विजय साहब जमीन में गड़ गए हों। पहली बार उसके चरित्र पर उसके पिता के सामने उंगली उठी थी। वो चीख पड़ी। अपने प्यार की सारी तड़प समेटे उसने विनीता जी की जुबान जैसे पकड़कर रोक ली। खबरदार, अगर मेरे पापा के सामने मेरे चरित्र पर शक किया तो आपके बेटे ने मुझसे शादी की है। तभी आर्यन भी वहां आ गया। सुहाना के पिता बोले, तुम अभी और इसी वक्त इस लड़के को तलाक दोगी। सुहाना के पिता बेबस बैठे थे। पापा, मान लीजिए प्लीज, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। और एक तरफ वो मजबूर इंसान अपनी मोहब्बत का मातम बना रहा था। माँ, सुहाना मेरी पत्नी है, हम एक हफ्ता पहले शादी कर चुके हैं। तभी सुहाना के पिता बोले, मुझे मेरी बेटी की खुशी प्यारी है। मैं कह देता आप दोनों कहीं दूर चले जाओ, शायद हालात सुधर जाएं। अगर बात यहीं तक रहती तो शायद विजय साहब अपनी जिद छोड़ देते, लेकिन विनीता जी ने जो जहर उगला था उसके बाद सब नामुमकिन हो गया। मैं अपनी बेटी को उस नरक में नहीं धकेल सकता। इससे अच्छा है तुम उसे तलाक दे दो। उसे लगा जैसे किसी ने जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर मार दिया हो। मैं सुहाना से प्यार करता हूँ अंकल, वो बेबसी से बोला। आंटी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो रोते हुए विनीता जी के पैरों में बैठ गई, लेकिन उन्होंने उसे धक्का दे दिया। विजय साहब अपनी बेटी की और कितनी बेइज्जती नहीं सह सकते थे, और आर्यन से भी सुहाना और उसके परिवार की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो खुल के विनीता जी को जवाब दे सके, उनका विरोध कर सके। उसी दिन आर्यन ने वो फैसला कर लिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अगर वो प्यार में कमजोर था तो उसने मान लिया कि वो प्यार का सबसे बड़ा डरपोक इंसान है। 3 साल तक उसने अपनी खोई मोहब्बत का ऐसा शोक मनाया कि विदेश जाकर भी सुहाना उसकी जिंदगी से निकल नहीं पाई। वो उसकी बेहद इज्जत करता था, लेकिन अपनी माँ की जिद की वजह से सब कुछ खो चुका था। उसने उसे तलाक दे दिया था। अब वो ये दर्द उन्हें महसूस कराना चाहता था, उस लड़की को ब्याह कर घर लाकर उनके हवाले करके, ताकि वे समझें कि उन्होंने अपने बेटे की जिंदगी के साथ क्या किया है। पर वो अभी भी नहीं समझ रहा था कि अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर रहा है। मोबाइल पर मैसेज की आवाज आई तो आर्यन ने फोन निकाला। उसका इरादा तो यहाँ 1-2 साल रुकने का था, क्योंकि लौटने का कोई इरादा नहीं था। इस वक्त ईशा के नंबर से मैसेजेस आ रहे थे। ईशा उसकी छोटी बहन थी। उसने फोन खोलकर वॉइस मैसेज चलाए। उसका दिल धड़क उठा। वो तुरंत कॉल करने ही वाला था कि अगला मैसेज आया। भैया, कॉल मत कीजिए, बस इसे सुन लीजिए, इसके बाद कुछ मत पूछिएगा। वो हैरान खड़ा रह गया। आखिर ईशा को ऐसी कौन सी जरूरी बात कहनी थी? क्यों इस तरह मैसेज कर रही थी, जबकि कल रात काव्या के नंबर से उससे थोड़ी बात भी हुई थी। उसने वॉइस मैसेज खोला और जैसे जैसे सुनता गया उस पर हैरानी के पहाड़ टूटते गए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान इतना गिर सकता है जितनी माँ गिरी हैं, और वो शख्स जिसने पहले एक प्यार खोया, अब उसे ये भी नहीं पता कि इस शादी में उसकी बीवी पर क्या बीत रही है। अब वापस आ जाइए, चाहे थोड़े दिन के लिए ही सही, लेकिन एक बार आकर खुद देख लीजिए। भैया, मैं काव्या के नंबर से आपको मैसेज कर रही हूँ, और नहीं चाहती कि काव्या को भी इसका पता चले। भाभी प्रेग्नेंट हैं, और घर में जो बुरा व्यवहार हो रहा है उसे सहते सहते एक दिन वो चुपचाप मर जाएंगी। वो सन्न रह गया। ये सब हो क्या रहा है?
उसे तो यही बताया गया था कि वो खुश है, संतुष्ट है, घर में राज कर रही है। उसे यकीन था कि वो लड़की तो माँ की पसंद से आई है और अपनी जिद में उसने खुद को अलग कर लिया था और उसकी माँ उस लड़की पर भी राज कर रही होगी, लेकिन अच्छे तरीके से। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी गलती हो गई है। वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। तभी उसे एक पुरानी बात याद आई। किसी ने बहुत ही नरमी से उसका हाथ पकड़कर कहा था, मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही मेरे पति बने रहें। आपकी मोहब्बत यूं ही मुझ पर बरसती रहे और मैं हर पल उसी में भीगती रहूं। मैंने बहुत कमी देखी है आर्यन। मैं चाहती हूँ कि आप हर कदम पर मेरे साथ खड़े रहें। और उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा था, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। तुम माँ की मर्जी से इस घर में आई हो, तुम्हें पूरी इज्जत मिलेगी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने उसके होठों पर उंगली रखकर चुप करा दिया था। उस रात के बाद वो उसे भूल तो नहीं पाया। आखिर वो उसकी पत्नी थी, उनके बीच रिश्ता बन चुका था। उसे भुलाने का सवाल ही नहीं था। बस वो अपनी माँ को जताना चाहता था कि उनकी जिद ने उसकी जिंदगी से खुशियां छीन ली हैं। इसीलिए उसने एक और लड़की की जिंदगी भी अधर में डाल दी। उसे लगा कि वो अपनी जिंदगी में ठीक है, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि अनजाने में एक और लड़की उसकी माँ के हाथों सूली बर्बाद की जा रही है। अब उसे हर हाल में वापस जाना था, अपनी सोच से भी ज्यादा जल्दी। उसी दिन काव्या को देखने कुछ मेहमान आए थे। वो पूरे दिन काम में लगी रही। शाम तक सब चले गए, लेकिन वो अभी भी रसोई में खड़ी थी। कड़ाके की ठंड में उसकी कमर दर्द से जकड़ चुकी थी। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी किसी ने प्यार का एक शब्द तक नहीं कहा। विनीता जी का बस इतना एहसान था कि कुछ दिन पहले उसे अमरजीत चाचा से मिलने जाने दिया था, वो भी ड्राइवर के साथ, सिर्फ 1 घंटे के लिए। फिर वो वापस आ गई थी। दिन का काफी खाना बचा हुआ था, लेकिन उसके हिस्से में फिर भी सुकून नहीं आया था। उसने बिरयानी गरम की और बाहर डाइनिंग टेबल पर रख दी। उस वक्त घर के सब लोग यही खाना खाने वाले थे। खाना परोसकर वो वापस रसोई में जाने लगी, तभी विनीता जी ने उसे आवाज दी। वो रुककर उनकी तरफ देखने लगी। इन 2 महीनों की हालत ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। वो इतनी कमजोर और मुरझाई हुई लग रही थी कि उसकी खूबसूरती और मासूमियत जैसे कहीं खो गए थे। उसे खुद लगता था जैसे किसी अनजाने गुनाह की सजा भुगत रही हो। विनीता जी ने सख्त आवाज में कहा, खुद ये बिरयानी खाने मत बैठ जाना। रसोई से दही और कल की बची दाल निकाल लेना, वही खा लेना, तुम्हारे लिए वही ठीक है। वो हैरान रह गई। दाल का नाम सुनते ही उसका मन बैठ गया। धीरे से बोली, थोड़ी सी बिरयानी मैंने अपने लिए अलग निकाल ली थी, बस वही खा लूंगी। विनीता जी उसका चेहरा देखती रही, लेकिन उनके चेहरे पर तरस नहीं, सिर्फ सख्ती थी। काव्या वहीं बैठी थी। उसने चिढ़कर कहा, भाभी, हर बात में बहस क्यों करती हो? अगर माँ कह रही हैं कि कल की दाल खानी है तो खा लो, उसमें समस्या क्या है? काव्या आज वैसे भी बहुत खुश थी, तो माँ की बात टालने का सवाल ही नहीं था। वो चुपचाप रसोई में लौट आई। कपड़े बदलकर उसने बिरयानी की प्लेट उठाई, फिर भारी मन से वापस रख दी और दाल निकाल ली। उसका दिल नहीं चाहा कि उसे गर्म करे। पूरे दिन की थकान हावी थी और भूख से हालत और खराब हो रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने एक कौर लिया और प्लेट दूर सरका दी। उसे उबकाई सी आने लगी, लेकिन दिल बेतहाशा चाहता था कि गरम बिरयानी खा ले। बहुत हिम्मत करके उसने फिर प्लेट उठाई और चम्मच भर लिया। सोचा जो होगा देखा जाएगा। उसे इस वक्त वही खाना था। उसने 2-3 कौर ही खाए थे कि रसोई के दरवाजे पर खड़ी विनीता जी अंदर आ गईं। मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? जिस चीज से मना करूं वही खाओगी? उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो डर से कांप गई और घबराकर प्लेट नीचे रख दी। तभी ईशा जल्दी से अंदर आई और विनीता जी का हाथ पकड़ लिया। माँ, मेरी बात सुनिए, इन्हें कुछ मत कहिए, मैंने समझा दिया है। आप चलकर खाना खाइए। चाय ये थोड़ी देर में कमरे में दे देंगी। आज पता नहीं विनीता जी किस मूड में थी, लेकिन साफ था कि उनका गुस्सा आज उस पर ही उतरना था। ईशा उसके पास ही फर्श पर बैठ गई और धीरे से बोली, मुझे उम्मीद है भैया जल्दी आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। भाभी आप प्लीज सब्र रखें। वो रोते हुए सिर झुका गई। मुझसे अब सब्र नहीं होता ईशा, मुझे इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए। आर्यन मुझे छोड़ दें ताकि मैं कहीं भी चली जाऊं, किसी समाज सेवा केंद्र या कहीं भी, लेकिन ये रोज की बेइज्जती अब नहीं सहन होती। ईशा ने उसे गले लगा लिया। फिर उसने चाय बनाई। वो अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए विनीता जी के कमरे में चाय देकर आई
और फिर अपने कमरे में चली गई। दर्द की दवा लेकर वो बिस्तर पर लेट गई। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। उसे यकीन था कि सुबह तक उसे बुखार हो जाएगा। फिर भी उसे पता था कि घर का सारा काम उसी को करना पड़ेगा। न जाने क्यों वो देर तक जागती रही। दिल में अजीब सा डर बैठा था, जैसे कुछ होने वाला हो। रात के किसी पहर अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि उसके बिल्कुल पास कोई बैठा है। वो कुछ पल खौफ में जमी उसे देखती रही। उसे लगा शायद सपना है। बुरा या अच्छा समझ ही नहीं पाई। वो चीखने ही वाली थी कि सामने वाले ने झट से उसका मुंह ढक लिया और आंखों में देखते हुए धीमे से बोला, मैं हूं, डरना मत। वो फटी आंखों से उसे देखती रही और अगले ही पल झटके से उठकर बैठ गई। आर्यन उसके सामने था। उसकी सवाल भरी नजरें उसी पर टिकी थीं। उसे आने में 2 दिन लग गए थे, लेकिन सब कुछ छोड़कर वो यहाँ पहुंचा था, सिर्फ उसके लिए। एक बार फिर उस रिश्ते को बचाने के लिए जिसे वो खुद छोड़कर चला गया था। वो कुछ समझ पाती उससे पहले हर्षिता का जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। उसका चेहरा एक तरफ मुड़ गया, लेकिन उसे जरा भी बुरा नहीं लगा। उसे लगा वो इसी लायक है, शायद इससे भी ज्यादा बुरे बर्ताव का। उसने धीरे से उसके हाथ पकड़ लिए और अपना माथा उन पर टिका दिया। मुझे माफ कर दो हर्षिता, मुझे आने में देर हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। वो उसे झटक कर अलग हुई। देर? आपने बहुत देर कर दी आर्यन साहब। एक लड़की को रात भर अपने प्यार का भरोसा देकर अगली सुबह उसे बेइज्जती में छोड़ गए। उन लोगों के बीच छोड़ दिया जिन्होंने उसे इंसान समझना भी जरूरी नहीं समझा। वो बुरी तरह रो रही थी और अब वो सच में उसकी तकलीफ महसूस कर रहा था। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि माँ तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। अगर ईशा मुझे नहीं बताती तो मुझे आज भी कुछ भी पता ही नहीं चलता। वो आगे बढ़ी और गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लिया। मुझे आपकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। मैं बस अपनी किस्मत पर रो रही हूँ, जिसने मुझे आपसे बांध दिया। आपको क्या पता मैंने कितनी कमी देखी है जिंदगी में, और मेरी औलाद भी वही सब देखेगी। शर्म आती है मुझे आप पर। वो कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखें भी भर आईं। वो खुद अंदर से टूट चुका था। उसने हर्षिता को खींचकर गले से लगा लिया। वो देर तक उसके कंधे से लगी रोती रही, जैसे अपने सारे दर्द को उसी में बहा देना चाहती हो। उसने उसके आंसू पोंछे, उसके माथे को सहलाया और धीमे से कहा, मुझे माफ कर दो प्लीज। वो उसके सामने पूरी तरह बेबस खड़ा था। माँ के खिलाफ जाना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन अब हालात उससे यही मांग रहे थे। अगली सुबह की शुरुआत भी भारी मन के साथ हुई। विनीता जी ने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। अभी तक तुम्हारी आंख नहीं खुली? जरा बाहर तो आओ, तुम्हारी अकल ठिकाने लगाती हूँ जो रात से बिगड़ी हुई है। उनकी तेज आवाज रौब की तरह दीवारों से टकराकर गूंज गई। हर्षिता चुपचाप आंखें खोले छत को देखती रही। तभी आर्यन उठकर दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खुलते ही विनीता जी अपने बेटे को सामने देखकर ठिठक गईं। उनकी आंखें फैल गईं। मेरा बच्चा, तू? अचानक उनका लहजा ही बदल गया। उन्होंने उसके चेहरे को पकड़कर बालों को सहलाया। अभी तक जो गुस्से में थीं, पल भर में पिघल गईं। जी माँ, मैं वापस आ गया हूँ, अपनी पत्नी का हाल देखने, उसकी देखभाल करने। आर्यन ने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा। विनीता जी समझी या नहीं, पर तुरंत बोली, अच्छा, तुम नीचे आ जाओ, तुमसे बात करनी है। वही मीठा बनावटी लहजा जो वो हमेशा बेटे के सामने अपनाती थी। दरवाजा बंद करके आर्यन वापस मुड़ा। वह हर्षिता के पास बैठ गया और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। तुमने सुबह का चेहरा देखा है? काश शाम का भी देख पाते, उसने धीमे से कहा। तब हर्षिता ने उसे घर में अपने साथ हुई हर बात बता दी। वो सिर झुकाए शर्मिंदा बैठा रहा। तुम तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता कमरे में भिजवा दूंगा, वो नरमी से कहकर उठा तो हर्षिता उसे हैरानी से देखती रह गई। अब फैसले का वक्त उसके हाथ में था और आर्यन ने पूरा साथ दिया था। नाश्ते की मेज पर बैठकर आर्यन ने काव्या की तरफ सख्त नजरों से देखा और मुस्कुराकर कहा, जाओ नाश्ता भाभी के कमरे में देकर आओ। आज आर्यन था तो हर्षिता से नाश्ता नहीं बनवाया गया था। काव्या के गले से बात नहीं उतरी। जिस लड़की को उसने कभी इज्जत नहीं दी, आज उसी को नाश्ता कमरे में देना था। पर चेहरे का रंग उड़ा होने के बावजूद वो चुपचाप ट्रे उठाकर चली गई। नाश्ता रखकर तुरंत लौट आई, क्योंकि हर्षिता तब तक तैयार हो रही थी।
वरना शायद वो कुछ कड़वा सुना देती। आर्यन ने सबके सामने कहा, अपनी पत्नी के लिए मैंने अलग घर का इंतजाम कर लिया है, वही फ्लैट जो पापा ने मेरे नाम पर किया था। मैं और हर्षिता आज शाम वहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं। ये सुनकर विनीता जी के लिए जैसे दूसरा झटका था। लेकिन क्यों बेटा, सब ठीक तो है ना? ये घर भी तो तुम्हारा ही है और वो प्रेग्नेंट भी है। तभी हर्षिता सीढ़ियां उतरती हुई आई, हाथ में कप थामे। इस बार पूरे आत्मविश्वास से अपने पति के पास आकर बैठ गई। उसने पलटकर हल्की मुस्कान से उसे देखा, जैसे एक बार फिर भरोसा करने की हिम्मत जुटा रही हो। आर्यन ने सबकी तरफ देखकर ठंडे लेकिन पक्के स्वर में कहा, इस घर में जो कुछ हुआ है मुझे सब पता है मम्मी, इसीलिए बेहतर यही है कि आपके और मेरे रिश्ते की इज्जत बनी रहने दें। ये घर भी मैंने हर्षिता के नाम पर ही कर दिया है। आज के बाद अगर आप लोग यहाँ रहे तो ये याद रखिएगा कि ये हर्षिता और आर्यन का घर है। विनीता जी तिलमिला उठी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या आर्यन? इस 2 कौड़ी की लड़की ने तुम्हें झूठी कहानी सुना दी और तुमने मान भी ली। आर्यन ने गहरी सांस ली। काश ये सिर्फ कहानी होती और मैं धोखा खा जाता, लेकिन जो सच है उसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। माँ, उसकी जिंदगी से खेलना बंद कर दीजिए। ये मेरी पत्नी है, वही लड़की जिसे आपने पसंद किया था। उसने हर्षिता का हाथ थामकर उसे अपने पास खींच लिया। आप आखिर चाहती क्या हैं? एक और लड़की आपकी जिद का निशाना बन जाए, जलील होकर इस घर से चली जाए? हमारी खुशियों का पीछा छोड़ दीजिए। वो सच में हाथ जोड़कर खड़ा था। विनीता जी समझ चुकी थीं कि बात अब उनके हाथ से निकल चुकी है। आर्यन कमरे में चला गया तो विनीता जी भी पीछे बढ़ी, लेकिन हर्षिता ने आगे आकर उन्हें रोक दिया। सुना नहीं आपने? मेरे पति ने क्या कहा? ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी, चाहे मैं यहाँ रहूं या चली जाऊं। इस घर पर मेरा हक रहेगा और आज के बाद मैं अपने सामने किसी की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं करूंगी। विनीता जी और काव्या को वहीं छोड़कर वो अपने कमरे में चली आई। अंदर आते ही आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर अपने करीब कर लिया। जब दिल चाहे मुझसे नाराज हो लेना, लेकिन मुझे अपनी आंखों में यूं नफरत मत दिखाया करो, मैं सह नहीं पाता। शाम तक दोनों अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। आर्यन ने कहा था, सामान बाद में देख लेंगे, अभी सिर्फ अपना घर बसाना जरूरी है। ऐसा घर जहां सिर्फ उनकी मोहब्बत का राज हो। बहुत समय बाद हर्षिता ने सुकून की सांस ली। वो ईशा की शुक्रगुजार थी जिसने माँ और बहन के खिलाफ जाकर सच का साथ दिया और उसकी जिंदगी की खुशियां वापस दिलाई। इन दिनों आर्यन ने उसका जिस तरह से ख्याल रखा वो बयान से बाहर था। वो हर वक्त उसके आसपास रहता, लेकिन उसके भीतर एक शर्मिंदगी थी जो उसे पूरी तरह करीब आने से रोकती थी। थोड़े प्यार और ध्यान से हर्षिता फिर से खिलने लगी थी। उधर विनीता जी भी अब खामोश रहने लगी थी। शायद समझ चुकी थी कि जिद हमेशा इज्जत नहीं बचा सकती। एक दिन आर्यन कमरे में आया तो उसने हर्षिता के हाथ में अपनी डायरी देखी। वो दरवाजे पर ही रुक गया। उसे बुरा नहीं लगा, पर शायद वो नहीं चाहता था कि हर्षिता उसकी जिंदगी की सारी कमजोरियां पढ़ ले। वो पल जब वो डर गया था, जब उसने हिम्मत नहीं दिखाई थी। हर्षिता ने उसकी तरफ देखा, डायरी बंद की और पास आकर खड़ी हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान प्यार में इतना कमजोर हो सकता है। काश तुमने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती। आर्यन ने शर्म से सिर झुका लिया। उसे हमेशा लगता था कि माँ अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती, लेकिन अब सच उसके सामने था। वो बहुत उदास लग रहा था। हर्षिता ने नरमी से उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। अहंकार इंसान को, यहाँ तक कि एक माँ को भी उसके असली दर्जे से गिरा देता है। शायद आपकी माँ के मामले में भी यही हुआ। वो उसके हिलते होठों को गौर से देख रहा था जो उसे हमेशा अच्छे लगते थे। आज तो वो पहले से ज्यादा निखरी हुई लग रही थी। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। अगर माँ इतनी बड़ी गलती कर सकती हैं और तुम उन पे रहम कर सकती हो, तो क्या पति के लिए माफी की थोड़ी सी जगह नहीं हो सकती? उसके इस अंदाज पर वो हल्की सी मुस्कुरा दी। माफी तो बनती नहीं थी आर्यन, लेकिन इसे आखिरी मौका समझ लो। उसने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और वो बोला, मैं इस आखिरी मौके को हमेशा दिल से संभाल कर रखूंगा। बहुत समय बाद हर्षिता को सुकून और अपनापन महसूस हुआ, जिसे अब वो अपनी खुशी मान चुकी थी। वो उसके बालों से खेलते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ लाया। तुम बहुत खूबसूरत हो और मेरे लिए सबसे कीमती भी। वो उसे प्यार से देख रहा था। वो मुस्कुराई। अगर चाहने वाला आर्यन जैसा हो तो प्यार बहुत खूबसूरत लगता है।
सुबह की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका रूप और निखर गया था। उसके नक्श उसकी खूबसूरती बढ़ा रहे थे। वो मुस्कुराते हुए उसके प्यार में पूरी तरह डूब चुका था। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी जान। कुछ समय बाद अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर वो बेचैनी से टहल रहा था। अमरजीत चाचा भी उसके साथ थे। विनीता जी भी अब उसके करीब खड़ी थी। जब से उन्हें आर्यन और हर्षिता के रिश्ते की गहराई का एहसास हुआ था, उनका व्यवहार भी बदल गया था। उसने विनीता जी को खबर तो कर दी थी, लेकिन आना ना आना सब उनकी मर्जी थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आई। मुबारक हो, बेटी हुई है। वो राहत भरी मुस्कान के साथ डॉक्टर को देखता रह गया, लेकिन उसकी पहली फिक्र अपनी पत्नी की थी। मेरी पत्नी ठीक है ना डॉक्टर? कुछ देर बाद उन्हें कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। ये सुनकर उसके होठों पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। जब उसने पहली बार उस नन्ही सी जान को अपनी बाहों में उठाया, तो उसे सच में एहसास हुआ कि बेटियां कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती हैं। उनकी परवरिश, उनकी इज्जत, उनके नखरे, उनका प्यार, सब कुछ एक पिता के कंधों पर आ जाता है। उसी पल उसे विजय साहब की जिम्मेदारियों का भी एहसास हुआ। उसने बच्ची के माथे को चूमकर हर्षिता की तरफ देखा, जो बाप बेटी को देख मुस्कुरा रही थी। ये तुम्हारी तरह ज्यादा खूबसूरत है, बस इसकी आंखें मेरे जैसी हैं। वो मुस्कुराते हुए बच्ची उसे दिखा रहा था, और हर्षिता तो बस उसके चमकते चेहरे को देख के जा रही थी। इस इंसान ने साबित कर दिया था कि किसी को टूटने के बाद भी इज्जत देकर सिर आंखों पर बिठाना क्या होता है। मैंने इसका नाम सोच लिया है, उसने धीरे से कहा तो वो हैरानी से उसे देखने लगा। मेरे बिना? उसने मुस्कुराकर पूछा तो उसने सिर हिलाया। सुनोगे तो तुम्हें भी पसंद आएगा। वो प्यार से उसे देख रही थी। इसका नाम चाहत है। चाहत? वो अपनी पत्नी का चेहरा देखता रह गया, जिस पर ना कोई शिकायत थी न गुस्सा, बस एक सुकून भरी चमक थी। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में हमेशा उस प्यार की याद रहे, जिसने भले ही खुद को खो दिया, लेकिन बदले में हमें यह अनमोल खुशी दे गया। उसने झुककर हर्षिता के माथे को सहलाया। ये भी सच था कि जब प्यार भरोसे और समर्पण में बदल जाए तो और गहरा हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे का साथ पा चुके थे। उनकी मुश्किलों का दौर खत्म हो गया था, क्योंकि अब लंबी खुशियों भरी जिंदगी उनके सामने थी, और उसे रोशन रखना अब उनके अपने हाथ में था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाओं का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, घटना या स्थिति से कोई समानता प्रतीत हो, तो वो केवल संयोग है। इस कहानी का उद्देश्य किसी धर्म, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश देना है। धन्यवाद।